चलो कल पाइसन गुणांक तक कोई डाउट तो नहीं था, देख लो एक बार। यहां तक समझ आ गया था ना पाइसन गुणांक तक। चलो प्रत्यास्थता जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम समझेंगे प्रतिबल क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, चलो प्रतिबल किसे कहा जाता है, थोड़ा ध्यान देना सब लोग इधर। प्रतिबल किसे कहते हैं? चलो प्रतिबल में देखो क्या लिखा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल। जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगाते हैं, तो इसका हर एक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है इसकी गणना की जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबल। हर एकांक क्षेत्रफल पर, हर एक एक क्षेत्रफल पर जितना बल लग रहा है वही बल क्या कहलाएगा, जल्दी बता दो? प्रतिबल कहलाता है। इससे रिलेटेड ज्यादा नहीं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन दिया है 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया। कितने का बल लगाया है? 10 न्यूटन। तो इस स्थिति में प्रतिबल की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? प्रतिबल। समझ आ पा रहा है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखना। प्रतिबल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन देख लेते हैं यहां पास। चलो प्रतिबल जो होता है ये इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। कि हम इसमें यह बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है, तो उसका गणना करके हम एक बल का वैल्यू मतलब एकांक क्षेत्रफल का वैल्यू निकालते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है उसको बताते हैं। ठीक है ना? तो यहां देखो कितना न्यूटन का बल लगा है, जल्दी बताओ। अच्छा 10 न्यूटन का बल लगा और कितने में लगा? 2 वर्ग मीटर। तो यहां पास आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ? 5। कितना आएगा? 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो प्रतिबल का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 5। बस इस स्टेप से बताना है। तो प्रतिबल की परिभाषा एक बार जल्दी से बताओ क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। जैसे आप कोई किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो उसमें कुछ नहीं, पूरा एक साथ कैलकुलेट करके बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है और कितना आप बल लगा रहे हो। समझ में आ रहा है? उससे जो भाग देने से जो मान मिलेगा वही हमारा प्रतिबल कहलाता है। जैसे इसमें देख लो एक क्वेश्चन और हमको दिया है, कोई वस्तु जिसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग मीटर। कितना मीटर है? 15 वर्ग मीटर में कोई वस्तु है और उस वस्तु पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 60 न्यूटन का बल उसमें लग रहा है। तो प्रतिबल की गणना करना है, उसका प्रतिबल का वैल्यू कितना आने वाला है। समझ में आ रहा है कि हर एक क्षेत्रफल पर कितना बल काम कर रहा है हर एक जगह पर। समझ आ पा रहा है? चलो देखो ध्यान से। चलो प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ? बल बट्टे क्या होगा? क्षेत्रफल। बल बट्टे क्या होता है? क्षेत्रफल। आपको ध्यान रखना है। तो बल यहां कितना लगा रहे हैं? 60 न्यूटन। और इस 60 न्यूटन का बल कितने क्षेत्रफल में लग रहा है? 15 वर्ग मीटर में लग रहा है। तो प्रत्येक वर्ग मीटर पर कितना बल लगेगा? 4 प्रतिबल लगेगा। कितना लगेगा आपका? 4 हमारा आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? कि जितना बड़ा एरिया उतना हिसाब से एक एक क्षेत्र का या एक एक एरिया का हमको बल बताना है कि एक एक जगह पर कितना बल लग रहा है। कि 15 न्यूटन का बल दिया वो पूरा कितने, सॉरी 60 न्यूटन का बल दिया वो 15 भागों में बढ़ गया, तो एक एक भाग में 4 4 लग रहा है, ऐसा बता रहे हैं। और कुछ नहीं है। जो बोला समझ पा रहे हो कि कितना न्यूटन का बल लगा है? 60। कितने क्षेत्रफल में बढ़ गया? 15। तो हर एक क्षेत्रफल पे कितना बल? 4 बल लग रहा है वहां पर। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो ये आंसर आपको यहाँ दिया होगा बना के। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं प्रतिबल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबल के प्रकार को समझते हैं कि इसमें आपको क्या चीज के बारे में दिखा है। ठीक है, चलो प्रतिबल देखो। वैसे तो हम मेन 2 प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं। समझ में आ रहा है? केवल 2 होते हैं करके हम नहीं बोल सकते, लेकिन 2 हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रतिबल होता है 2, हम देखेंगे 2 प्रकार इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? लंबवत प्रतिबल। पहला क्या होता है? लंबवत प्रतिबल। और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। समझ आ पा रहा है? आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, ये उदाहरण देगा कि साइकिल के टायर पर जो हवा इस प्रकार से भरते हैं। समझ आ पा रहा है? तो साइकिल के टायर पर जब हवा भरते हैं तो यह किस प्रकार का बल होता है? तो क्या होता है? लंबवत प्रतिबल होता है, ये याद रखना। समझ आ पा रहा है? तो लिखा है लंबवत लगने वाले बल या दाब को हम क्या बोलते हैं? लंबवत
प्रतिबल कहते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? तो साइकिल के टायर पर जो हम हवा भरते हैं तो कौन सा बल उस समय कार्य करता है? लंबवत प्रतिबल कार्य करेगा। समझ आ पा रहा है? दूसरा आपको पूछ देगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या पूछ देगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो इसमें आप क्या बताओगे? तो जैसे कि ये, जैसे हम देखो ध्यान से, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं, ये स्प्रिंग को हम जब उसमें बल लगाते हैं, समझ आ पा रहा है, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। जो इस प्रकार से अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे आपका ये एक खड़ा वाला है, ये आड़ा हम बोल सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या लिखा है? लंबाई पर लगने वाला बल। क्या बोल रहा हूं मैं? उसके लेंथ में दिक्कत दे रहा है बस। लंबाई पे लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। उदाहरण जब ये पूछा जाएगा कि स्प्रिंग को खींचने पर कौन सा बल लगता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगेगा। और जब साइकिल में हवा भरेंगे तब कौन सा प्रतिबल लगता है? लंबवत प्रतिबल। तो प्रतिबल के दो पैटर्न यहां से याद रखना है। क्लियर यहां तक सबका? तो पहले बताओ प्रतिबल किसे कहते हैं? तो एकदम सिंपल, क्या बताओगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। जैसे अभी देखे क्वेश्चन, 60 न्यूटन का बल लगाए 15 वर्ग मीटर पर, तो 1 वर्ग मीटर में कितना बल लगा? 4 का। तो वही कहलाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। समझ आ पा रहा है ना? कितने प्रकार हमें ध्यान में रखने, जल्दी बताओ? दो। कौन कौन सा? लंबवत प्रतिबल और अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लंबवत प्रतिबल का उदाहरण पूछेगा तो क्या बताओगे? साइकिल के टायर पे हवा भरना। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल पूछ देगा तो स्प्रिंग को खींचने पर जो बल लगता है वो वाला है। इधर देखो भाई, आप तो नीचे मुंडी करके बैठे हो। अच्छा, इंग्लिश में देख रहे हो? पैर से दबाने वाला नहीं देखना है, ऐसी ये जो है ना चित्र, वैसी वाला लेना आप। हाँ, थोड़ा करना, थोड़ा हेल्थ भी कम होगा आपका। रोज सुबह शाम हवा ही भरना आपने ताकि आपके शरीर का हवा निकल जाए ठीक? थोड़ा आप एकदम मस्त दिखो, फिर हीरो टाइप। अभी कैसे दिखते हो? अच्छा अभी वो काल के जैसे काल के कौन है जानते हो? नहीं, बाहुबली वाला जो गुंडा रहता है, काला काला, ठीक है सेम ऐसी मैच खाते हो। अब ध्यान से देखना उनको, ठीक है आगे बढ़े। चलो, तो प्रतिबल सबका क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम पढ़ेंगे प्रत्यास्था टॉपिक में सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हुक का नियम। किसका नियम? तो हुक जो है वैज्ञानिक का नाम है ना हुक वाला मत समझ लेना, लटकाने वाला, ठीक है? समझ आ पा रहा है? तो किसका नियम समझेंगे बताओ? हुक का नियम। इसने क्या बताया देखो ध्यान से। पहले तो देखा, स्प्रिंग को लिया इसने जिसमें कुछ नहीं लटका था, तो अपना प्रारंभिक स्थिति इसका वही है जहां दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा वेट करते गया, मतलब एक ठो कोई वस्तु को लगाया तो थोड़ा नीचे आया, ये 2 ठो को लगाया तो और नीचे आने लगा। समझ आ पा रहा है? तो इसने ये देखा जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे उतना ही ज्यादा उसमें मतलब तनाव पैदा होता है, विकृति उसमें आ जाता है। समझ आ पा रहा है? तो इसने देखो क्या नियम दिया, किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, विकृति मतलब एक्स्ट्रा लंबाई। समझ आ पा रहा है? विकृति पढ़ा दिया था ना पहले। तो किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। समझ आ पा रहा है? किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति जो है उस पर लगाए गए बल के क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा बल लगाओगे, जितना ज्यादा क्या लगाओगे? बल, उतना ही ज्यादा उसमें क्या आएगा? विकृति। ये तो कोई भी बता सकता था, लेकिन नियम है। समझ आ पा रहा है? इसी को कौन से नियम बोलते हैं? हुक का नियम। जितना ज्यादा प्रतिबल उतना ही अधिक विकृति, यही किसका नियम कहलाता है? हुक का नियम कहलाता है। तो ये कुछ उनका सिद्धांत है, उसको समझना है। समझ आ पा रहा है? जैसे जैसे क्या बढ़ते गया, विकृति बढ़ते जाता है, मतलब प्रतिबल का मान भी बढ़ते जाएगा। समझ आ पा रहा है? विकृति यदि नहीं है तो प्रतिबल भी उसमें नहीं पाया जाएगा। आया बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? देख लो इसमें, बस आपको इसमें से क्या याद रखना है? फॉर्मूला, कि हुक का नियम का फॉर्मूला जब भी पूछे तो क्या बताओगे? प्रतिबल समानुपाती विकृति, ये हमें देखना है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? आगे बढ़ो। और इसमें तो कुछ क्वेश्चन बनने लायक नहीं, देगा तो सूत्र ही देता है आपको। क्वेश्चन ऑप्शन में सूत्र ही पूछेगा, इसमें से कौन सा हुक का नियम है बताइए। और हुक का नियम किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थता से। किससे रिलेटेड है?
प्रत्यास्था समझ आ गया था ना, जैसे मैं वापिस से वस्तु को हटाऊंगा तो वापिस से पहले जैसे पहुंच जाएगा, तो ऐसी वस्तु को हम प्रत्यास्थता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। कि बल हटाने पर वापिस अपने पूर्व अवस्था में आ गया, तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्था। तो जितने भी सस्पेंशन वाली चीज होते हैं उसमें प्रत्यास्था का नियम फॉलो होता है। समझ आ पा रहा है? जैसे बल लगता है तो अपने ही मतलब अपना आकार चेंज कर लेंगे, बल हटेगा तो फिर वापिस वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो ये सब कौन सा नियम काम करता है फिजिक्स का? पूरा प्रत्यास्था वाला। और हुक ने क्या बताया था? जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? विकृति पैदा होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यंग का नियम। किसका नियम? यंग मतलब जवान मत समझना जवान तो शाहरुख खान है ना, शाहरुख है कि सलमान? अच्छा, पिक्चर का नाम ले रहा हूँ मैं, पिक्चर, उसको जवान मत बोलो, ठीक है। इधर देखो, चलो यंग का जो नियम है, इसने क्या किया था? जो हुक का नियम में थोड़ा चेंजेस किया बस, ठीक है। हुक का नियम क्या कहता है जल्दी बताओ? हुक का नियम क्या है? प्रतिबल समानुपाती क्या होता है? विकृति। अब उसने क्या किया? पूरा फॉर्मूला देते हुए जो इस चिन्ह को इक्वल टू में लाया, और इक्वल टू में लाने के बाद एक कांस्टेंट राशि दिया। क्या दिया बता दो? कांस्टेंट। तो उसी के बारे में इसने देखो क्या बताया। देखो, यंग नामक वैज्ञानिक ने हुक के नियम के आधार पर प्रत्यास्थता का सूत्र निकाला। किसका सूत्र निकाला? प्रत्यास्था। हम जो टॉपिक पढ़े उसका सूत्र अब सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है कि वो क्या होता है। समझ आ पा रहा है? तो प्रत्यास्थता का सूत्र किसने निकाला था जल्दी बताओ? यंग ने निकाला। और इसने ये बताया कि देखो, इसने जो सूत्र दिया था, कौन? हुक का नियम क्या था जल्दी बताओ? तो था प्रतिबल समानुपाती क्या था? विकृति। ये था, जल्दी बताओ। इसने इसको बराबर में किया तो एक कांस्टेंट राशि मिला ई। क्या मिला बता दो? ई एक कांस्टेंट राशि मिला, और ये बाकी वैसी का वैसी रहेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना। और इस कांस्टेंट राशि जो ई मिला, इसी को बोलते हैं अपन इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, या हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता। क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता। कि ये कैसे पता चलता है कि किसमें कितना ज्यादा इलास्टिसिटी है, क्या है, इसका मापांक करना होता है। तो अब इसी से हम ई को यहीं रख देते हैं, विकृति के नीचे ला दो, तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? प्रतिबल बट्टे क्या हो जाएगा? विकृति। तो प्रतिबल बट्टे विकृति ही होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। समझ आ रहा है? तो ये जो सूत्र किसने दिया था आपका? यंग ने। किसने दिया था? यंग। लेकिन इसमें ज्यादा रोल किसका है? हुक का नियम। हुक का नियम अगर नहीं आता तो इलास्टिसिटी पता नहीं चलता। तो हुक का नियम पहले आया, उसी से क्या निकला? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकला, प्रत्यास्था का पूरा सूत्र निकला है। समझ आ पा रहा है कि नहीं जल्दी बताओ? क्लियर है सबके यहां तक? चलो, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम किसी वस्तु की प्रत्यास्थता की गणना करेंगे। समझ आ रहा है? क्वेश्चन आपका दिया है कि 2 मीटर क्षेत्रफल के किसी, सॉरी, 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया, जिससे उसकी प्रारंभिक लंबाई 10 मीटर से बढ़कर 20 मीटर हो गया। तो इस वस्तु की प्रत्यास्थता हमें निकालना है। वस्तु की क्या निकालना है? देखो, वस्तु की प्रत्यास्था निकालना तो सबसे पहले आपको चाहिए प्रतिबल। क्या चाहिए? और क्या चाहिए? विकृति। जब दोनों को आपस में भाग दूंगा तो इलास्टिसिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो हमको निकालना है। जो बोला समझ पाए? पहले मैं क्या निकालूंगा? प्रतिबल, इस क्वेश्चन का। उसके बाद विकृति। दोनों निकालना सिखा चुका हूं पहले में, है ना। और दोनों को भाग देंगे आपस में तो क्या निकलेगा? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता आपका निकल के आ जाएगा। जो क्वेश्चन इस टाइप का देगा तो कभी आपका फिर नहीं छूटेगा। समझ आ पा रहा है? चलो देखो फिर ध्यान से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रतिबल। क्या निकालेंगे? चलो, प्रतिबल। चलो, प्रतिबल का सूत्र सबको याद है? बल अपॉन क्षेत्रफल। बल बट्टे क्या होता है? क्षेत्रफल। सीधा रख दो मान। बल कितना लगा रहे हैं? 5 न्यूटन। क्षेत्रफल कितना है? 20। तो आंसर क्या आएगा? 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20। तो 1/4 अपन लेके चलते हैं फिलहाल। समझ आ पा रहा है? अब हम निकालेंगे विकृति। क्या निकालते हैं? विकृति बराबर क्या होता है जल्दी बताओ? वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई होता है ना। तो देखो, 10 मीटर कितना बन गया? 20 मीटर। कितने का वृद्धि? सॉरी सॉरी,
कितने का वृद्धि हो जाएगा? 10 का यहाँ वृद्धि होगा ना। चलो यहाँ हम देखेंगे 10 की क्या हुआ वृद्धि, और प्रारंभिक लंबाई कितना था? 10 ही था। प्रारंभिक कितना था? 10। तो काटो कितना आएगा? 1। यहाँ तक क्लियर है? अब आपस में हम भाग देंगे। इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? प्रतिबल बट्टे विकृति, यही होता है फॉर्मूला। प्रतिबल का मान कितना है? 1/4। और विकृति का मान कितना है? 1। 1/1 ले लो। समझ आ रहा है? ये बट्टे का कुछ मतलब होता है क्या? नहीं, आपस में कट जाएंगे इन लोग। हटा देता हूं मैं। क्या मिलेगा? 1/4 ही मिलेगा। इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 0.25। क्या लिख सकते हैं? 0.25 यहाँ आ जाएगा। गलत लिख दिया क्या? 0.25 आएगा ना। चलो यहाँ अपन भाग देंगे आपस में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.25। ये आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लो। क्लियर यहाँ तक देख लो। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? प्रतिबल बट्टे विकृति इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ई। इसमें एक लाइन कम लिखा गया है, समझ जाओगे। तो पहले मैं क्या निकाला? प्रतिबल। सूत्र बताओ एक बार जल्दी से। बल बट्टे क्षेत्रफल। विकृति का सूत्र याद रहेगा? वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। इससे पहले क्लासेस में बता दिया सूत्र को। दोनों को भाग देंगे, इलास्टिसिटी आ जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। आया कि नहीं समझ में? चलो इसका आंसर एक बार चेक करते हैं क्या दिया इसमें। ठीक है, चलो ठीक है। कितना है? 0 पॉइंट क्या है? 25 आपको मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? सेम देखो क्या किया, प्रतिबल निकाला, विकृति निकाला और आपस में दोनों को भाग दे दिया। हाँ है ना। चलो, तो यहां तक था हमारा पूरा प्रत्यास्थता टॉपिक। क्या पढ़े थे? प्रत्यास्था में लास्ट के जो दोनों चीज लिखे, हुक का नियम और यंग यंग का जो नियम है, उस दोनों को अच्छे से ना, वहीं से मेन क्वेश्चन आता है। क्लियर है सबका? तो जल्दी से बता दो। हुक का नियम बताओ क्या होता है? प्रतिबल समानुपाती विकृति। और इलास्टिसिटी का प्रत्यास्था का सूत्र क्या है? प्रतिबल बट्टे विकृति। इसको किसने दिया था? यंग नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तरंग के बारे में। किसके बारे में? तरंग क्या होता है। तरंग के बाद देखो जो मेन मेन टॉपिक बढ़ गया आपका, विद्युत बचा है। क्या बचा है? और एक महत्वपूर्ण बचा है आपका मात्रक। क्या बचा है? तो 2 से 3 टॉपिक की होगा, आगे मैं और बता दूंगा कल। उतना ही बस पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स हमारा खत्म। इतना ही में से आपको हमेशा पढ़ के जाना है। चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरिकल आए, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। फिर दोनों को मैं मिक्स करके बता दिया हूँ। टॉपिक के साथ साथ ही न्यूमेरिकल हो रहा है, नहीं न्यूमेरिकल को अलग से पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन टॉपिक के साथ पढ़ोगे तो एकदम छोटा छोटा लगता है, लेकिन एक साथ पूरा मान लो 100-200 क्वेश्चन बताता न्यूमेरिकल, और सब अलग अलग जगह से रहता, तो उस समय कठिन लगता। इसलिए कभी भी क्या करोगे, टॉपिक के साथ ही क्या कर लेना, न्यूमेरिकल उसी कर लो, फिर हमारा खत्म। समझ में आ रहा है? चलो तरंग के बारे में कौन कितना जानता है पहले ये बताओ। बताओ भाई पीछे कैलकुलेटर वाले। तरंग किस, हाँ अच्छा आपका नाम है क्या? ठीक ठीक। तरंग किसे कहते हैं? तरंग क्या है जल्दी बताइए। हाँ, किसको तरंग बोलते हैं? अच्छा वेव को तरंग बोलते हैं। नहीं एकदम बहुत बढ़िया चीज बताया, ताली बजाओ उनके लिए। वेव को तरंग बोलते हैं ऐसा बताया गया है, ठीक है। और कुछ? तरंग 2 प्रकार का कहाँ से बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक है ना। और कुछ? वो बहने का दिशा है, मतलब बहने का आकृति। अनुदैर्ध्य वैसे भी तरंग 2 टाइप का, यांत्रिक और अयांत्रिक होता है। वो दोनों जिस रूप में बहते हैं वो उसका तरीका है। उसको तरंग के प्रकार ना बोल के हम उनका बहाव का प्रकार बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? और कुछ इसके अलावा? हाँ, तरंग है तो आवृत्ति रहेगा, आवृत्ति रहेगा। मतलब बताना क्या चाहते हैं? समान आवृत्ति। श्रृंग और गर्त को क्या बोलते हैं? हाँ श्रृंग और गर्त, ठीक है। तो वो कौन सा तरंग है, मतलब अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ है? अनुदैर्ध्य गलत है, वो अनुप्रस्थ है, ठीक है। अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ लंबवत बहता है, अनुदैर्ध्य सीधा बहता है, ठीक है।
चलो वो नाम क्या ना जस्ट उल्टा रहता है, जो अनुप्रस्थ सीधा लग रहा है उल्टा हो जाता है। चलो अब समझे जो भी मन में था। इधर देखो, चलो तरंग के बारे में देखें तो यहाँ देख लो, पहले तो नॉर्मल कुछ जानकारी देखते हैं। तो तरंग जो होता है यह एक प्रकार का होता है ऊर्जा, एनर्जी। अब जिसमें ऊर्जा है मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता है, समझ में आ रहा है। ऊर्जा मतलब क्या है, कार्य करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी पढ़े थे कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़े ना। ऊर्जा किसको बोलते हैं, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। और हम बता चुके हैं कि तरंग क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। मतलब ये हमको कुछ ना कुछ काम करके देगा, उसका जो क्वालिटी होगा उसके हिसाब से हमको काम करके देगा, वो कार्य करके देता है। क्योंकि तरंग एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। समझ आ रहा है। और इसको उत्पन्न कैसे करते हैं, तो ये जब किसी पदार्थ में हलचल होता है, क्या होता है, हलचल, तो उससे तरंगे जनरेट होते हैं, तरंगे पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे सूर्य में पूरे जितने भी नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रहे हैं तो उससे हलचल हो रहा है लगातार, तो वहां से तरंगे निकल रहे हैं और सूर्य के किरणों के माध्यम से आ रहे हैं। समुद्र में लहरों का हलचल हो रहा है, तो समुद्री तरंगे जो आपका जो सुनामी जो होता है, क्या सुनामी क्या है, समुद्र की लहरों से जो तरंग पैदा होता है वही सुनामी बनता है आगे चल के, खतरनाक। समझ आ रहा है। तो जहां क्या पैदा, जहां हमें क्या देखने मिलता है, हलचल, वहां क्या पैदा होता है, तरंग। और उसमें कुछ कार्य करने की क्या जाता है, क्षमता। आया बात समझ में, है ना। तरंग कितने प्रकार का होता है बोलेंगे तो दो प्रकार। तरंग कितने प्रकार का, दो प्रकार का होगा, जिसमें पहला क्या बोलते हैं, आयांत्रिक तरंग, और दूसरा यांत्रिक तरंग। समझ आ रहा है। अयांत्रिक तरंग को ही कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्यों कहते हैं इसको अभी हम देखेंगे आगे। समझ आ पा रहा है कि क्यों कहा जाता है। दोनों में मेन अंतर ये होता है कि ऐसा तरंग जिसको आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए होता है, किसी का सहारा नहीं चाहिए होता है, बिना माध्यम से अगर तरंग बह रहा है तो उसको बोलेंगे अयांत्रिक। क्या बोलेंगे, अयांत्रिक। और ऐसे तरंग जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, यांत्रिक। जैसे ध्वनि भी एक प्रकार का तरंग है, वो आता है आपका यांत्रिक में, क्योंकि ध्वनि तभी जा पा रहा है जब यहाँ हवा का माध्यम है। किसका माध्यम है, हवा है, तभी आपको आवाज मेरा वहां आपके तक जा पा रहा है। और हवा माध्यम नहीं रहेगा तो मैं कितना भी बोलूं आपको सुनाई नहीं देगा। समझ आ पा रहा है। लेकिन सूर्य की किरणें क्या है, एक प्रकार का, सूर्य की किरण में जितने भी तरंगे पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार का, वो सब क्या है, अयांत्रिक, क्योंकि वो बिना माध्यम से हमारे पास आ जाता है। बिना, क्योंकि वो निर्वात से बहते हुए हमारे तक आ पा रहा है। तो जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, और जब माध्यम की आवश्यकता है तो यांत्रिक। लेकिन अयांत्रिक तरंगों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो उसमें देखो विद्युत का भी गुण है और चुंबक का भी गुण है, ऐसा बोलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों गुण उसमें होता है, किसमें, अयांत्रिक में। तो दोनों को मिला के क्या नाम रखे, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं, क्योंकि अयांत्रिक तरंगों में दो गुण पाए जाते हैं, पहला बताओ विद्युत और दूसरा चुंबक। दोनों गुण होने के कारण इसका नाम दोनों को मिक्स करके बोल देते हैं। आया कि नहीं समझ में, जल्दी बताइए। चलो तो यहां तक हमको क्या समझ में आता है कि तरंग क्या है, कोई पूछे तो क्या बताओगे। तरंग एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो कैसे पैदा होती है, पदार्थों के हलचल से। समझ में आ रहा है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का बताना है, क्या क्या, अयांत्रिक और यांत्रिक। समझ में आ रहा है। अयांत्रिक का खास बात क्या है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है बढ़ने के लिए, और यांत्रिक वाले को माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है सबका। अब एक एक करके दोनों को समझते हुए हम चलते हैं। ये डायग्राम में वही चीज को दिखाया है आगे, ठीक है। चलो अब हम एक समझते हैं अयांत्रिक तरंग, या इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। देखो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं इसके बारे में हम ध्यान से देखें तो चित्र को समझना पहले क्या देखना। विद्युत चुंबकीय तरंग जब इस प्रकार से बहता है तो ये ऐसे लंबवत ऐसे बहेगा। कैसे बहेगा आपका, लंबवत। ये एक पोजीशन ये दिख रहा है अपन को, और दूसरा जो पोजीशन हमको ये मिल रहा है, ये भी दो प्रकार से मतलब लंबवत ही बह रहे हैं, लेकिन ये पहला रूप हो गया और ये दूसरा रूप हो गया। समझ आ रहा है। तो जो पहला रूप दिख रहा है ये वाला ऊपर जो रेड वाला, जो ये रेड वाला जो दिख रहा है वाला, ये दिखाता है विद्युतीय क्षेत्र को। किसको दिखाता है, विद्युत। और जो नीले कलर का दिख रहा है
वो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को। किसको दिखाता है? चुंबक। अगर एक बार नीचे चुंबकीय क्षेत्र है तो अगले बार ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो अल्टरनेट अपना जगह बदलते रहते हैं। तो जब भी आ, तरंगे आगे बढ़ती है तो उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र। दो रूप में इन लोग बहते हैं एक साथ। समझ आ पा रहे कि नहीं? हाँ है ना? लाल कलर का दिख रहा है वो क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र। और नीले कलर का दिख रहा है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। और फ्लेमिंग का नियम पढ़े हो आप लोग? हाँ है ना? विद्युत क्षेत्र अगर ऊपर है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे, ऐसे टाइप से रहेगा। विद्युत क्षेत्र ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र नीचे। ये नीचे तो ये ऊपर, ऐसे रहते हैं इन लोग। कौन से नियम के हिसाब से? फ्लेमिंग का जो नियम हम पढ़े थे वो सब में बताया गया है। पढ़ लियो ना नियम? पढ़े फ्लेमिंग का नियम? क्योंकि विद्युत से चुंबक पैदा होता है, चुंबक से विद्युत पैदा होता है, और दोनों की मदद से एक बल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? बल, जो उसको आगे बढ़ाता है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है तक सबका? चलो अब कुछ डिटेल देख लेते हैं। पहले ही बता चुका हूं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो जिसको आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वही क्या है जल्दी बता दो? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? मैक्सवेल। किसके द्वारा? मैक्सवेल। जानते हो मैक्सवेल को? कौन है? इंग्लैंड का प्लेयर है? क्या ऑस्ट्रेलिया का है? सही से बताया करो, बताते हैं। हो गया, वर्ल्ड कप को भूल जाओ अभी, सामने ध्यान दो। चलो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसने दिया था जल्दी बताओ? मैक्सवेल। और इसका क्वालिटी क्या है कि ये निर्वात में क्या हो सकता है? बह सकता है। किसमें बह सकते हैं? निर्वात में बह सकते हैं। और इनका जो स्पीड होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितना प्रकाश की चाल होता है उतना ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है? जितना चाल किसका होता है? प्रकाश का। और प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना उसका स्पीड अपन बताएंगे। इनमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। ना तो इसमें प्लस चार्ज होगा ना तो इसमें माइनस चार्ज, क्योंकि यह क्या होता है? उदासीन तरंगे होती हैं। क्या होती है बताओ? उदासीन। क्लियर सबका? विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव किस रूप में बहती है? अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब से लंबवत बहेंगे। समझ आ पा रहा है? इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, याद रखना। समझ आ पा रहा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे सदैव कैसी होंगी? अनुप्रस्थ। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम अयांत्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ भी हो सकता है, अनुदैर्ध्य भी हो सकता है। याद रखो, दोनों क्वालिटी उसमें मिल सकता है। क्लियर सबका? लेकिन इसमें एक ही क्वालिटी होगा, केवल कौन सा? अनुप्रस्थ। केवल क्या होगा? अनुप्रस्थ के अलावा ये कैसे भी, मतलब और अनुदैर्ध्य में बह ही नहीं सकता। केवल कैसे बहेगा? अनुप्रस्थ रूप में ही बस बह सकता है। अनुप्रस्थ क्या समझ गए सब लोग? ये जो चित्र दिख रहा है वो किस रूप में बह रहा है? अनुप्रस्थ। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वह किसकी बनी होती है? फोटोन। क्योंकि ये सूर्य की जो किरणें होती है वो फोटोन का बना होता है। और उन्हीं सब सूर्य की किरणों में ही अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग मौजूद होते हैं। तो जब सूर्य की किरणें फोटोन की बनी होती है तो सूर्य किरणों में जो तरंगे होती हैं अलग अलग प्रकार के, तो वह भी किसका बना होता है? फोटोन। तो फोटोन समझ आ पा रहा है क्या होता है? जैसे कि सूर्य की किरणें होती है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। छोटे छोटे क्या बता दो? कणों का बना होता है। ये छोटे छोटे कण का जो समूह जब बनते हैं तो उसी फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। बात समझ आ पा रहा है? तो सूर्य जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे उसमें बंडल पाए जाते हैं। वही बंडल क्या कहलाता है? फोटोन कहलाएगा। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पूछे तो ये सब चीज आपको बताना है। क्लियर सबका? चलो पहला पॉइंट बताओ क्या है जल्दी से। आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, पहला खास बात। दूसरा कि अवधारणा किसने दिया था? मैक्सवेल। प्रवाह निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आवेश होता है कि नहीं? क्या होता है ये? उदासीन। ना प्लस चार्ज होगा ना तो माइनस चार्ज। क्लियर है?
किस रूप में बहती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में बहेगा। और यह किनकी बनी होती है? तो फोटोन का बना होता है। फोटोन किसे कहते हैं जल्दी बताओ? छोटे छोटे कणों का, बंडलों का समूह क्या कहलाता है? फोटोन। याद रखना है। क्लियर सबके यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो अब हम समझते हैं कि जो विद्युत चुंबक की जो तरंगे हैं वो कितने, मतलब क्या क्या नाम से जाने जाते हैं। तो सूर्य में, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें अलग अलग प्रकार के विद्युत चुंबक की तरंगे होती हैं। समझ आ पा रहा है ना? तो जितने भी हम विद्युत चुंबक की तरंग देखते हैं वह किसमें मौजूद है जल्दी बताओ? सूर्य का जो प्रकाश आता है उसमें सब तरंगे रहते हैं, है ना? लेकिन उसको हम मशीनों से पैदा करके, जिस जिस मतलब जैसे कि विद्युत चुंबक की तरंग आ रहा है, इसमें जो गुण है उसी को हम मशीनों से पैदा करके उसका उपयोग भी करते हैं। बात समझ पा रहे हो, है ना? तो सूर्य के प्रकाश में जो तरंगे पाई जाती है उसका यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ बताओगे कौन सी तरंग पाया जाता है? गामा किरण। कौन सा किरण? गामा। लाइन से जमाया गया, देख लो। पहला कौन सा किरण आएगा? गामा। उसके बाद एक्स किरण, है ना? तो ये सब नाम हमें देखना है। इसका ट्रिक क्या है जल्दी बता दो एक बार। चलो इसका देखो ट्रिक है आपका, गाय अविजु इंफ्रा मारे। क्या है जल्दी बताओ? गाय अविजु इंफ्रा मारे। ये क्या चीज का ट्रिक है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ट्रिक है और एकदम क्रम से जमा है। ये क्या चीज का क्रम है? तो देखो, जो एकदम पास पास है, जो एकदम क्या है? पास पास, उसका मतलब क्या है? उसका आवृत्ति ज्यादा है। आवृत्ति क्या है? ज्यादा। एक सेकंड में ज्यादा बार ये क्या करेगा? दोलन या कंपन करेगा। समझ पा रहे हो? तो कोई भी तरंग एक सेकंड में जितना ज्यादा बार क्या करेगा? आपका दोलन या कंपन करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी आवृत्ति क्या है? ज्यादा, है ना? आवृत्ति के बारे में बताया था शायद आप लोगों को, याद आ रहा है सबको? आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में दोलन या कंपन की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। एकदम जल्दी जल्दी है तो एक सेकंड में ज्यादा बार आएगा, और एकदम आराम से वाला है तो एक सेकंड में कम बार आएगा, है ना? तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा है और जिसकी आवृत्ति कम है उसके हिसाब से लाइन से जमा हुआ है। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर क्वेश्चन आए आवृत्ति परिसर के अनुसार, आपको जब बताना है तरंगों का क्रम, किसका क्रम बताना है? इस इधर वाले का आवृत्ति ज्यादा रहेगा, इधर वाले का आवृत्ति क्या होगा? कम। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? गामा किरणों का। कौन से किरणों का? और आवृत्ति ज्यादा है मतलब भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगा। छोटे से छोटे छिद्र से भी आगे चल देगा। समझ आ पा रहा है? भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किस में होता है? गामा किरणों का। कारण क्या है? कि उसके पास आवृत्ति क्या है? ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो, है ना? चलो तो फिर से एक बार देख लो। तो आवृत्ति परिसर के हिसाब से बढ़ते से घटते क्रम की ओर तरंगों को जमाइए। तो कौन सा ठीक आपको पता होना चाहिए? गाय अविजु इंफ्रा मारे। फिर से बोलो, गाय अविजु इंफ्रा मारे। तो चलो, ग से क्या आएगा? गामा किरण। ग से, ए से एक्स किरण। ए से क्या मिलेगा? अ से अल्ट्रावायलेट। अ से क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट, जिसको हम पराबैंगनी किरण भी बोलते हैं, यूवी रे। और विजु से क्या आएगा? विजुअल किरण, जिसको अपन दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं। इन्फ्रा से क्या आएगा? इन्फ्रा रेड किरण, जिसको हम अवरक्त किरण बोलते हैं। मास से आएगा माइक्रो तरंग, जिसको सूक्ष्म तरंग भी बोलते हैं। और रे से आएगा रेडियो तरंगे। क्या आते हैं? रेडियो तरंगे। तो ये कितने हमें बता दो, कितना हो गया? 3 और 3 6, कितना? 7 आपन को विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्रम पता होना चाहिए। 7 ही मेन होता है। समझ आ पा रहा है? चलो लाइन से नाम बताइए, कैसे है ट्रिक बताओ। गाय अविजु इंफ्रा मारे। फिर से बोलो, गाय अविजु इंफ्रा मारे। चलो ग से बताओ। ग से, ए से, ए से, अ से, अ से अल्ट्रावायलेट। वी सो सॉरी विजु से विजुअल, विजु से विजुअल। इंफ्रा से इंफ्रारेड, इंफ्रा से इंफ्रारेड। मा से, मा से माइक्रो। रे से रेडियो। रे से क्या आएगा? रेडियो। तो ये जो क्रम हम लिखे हैं वो किस आधार पर है? आवृत्ति परिसर के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम। तो सबसे कम आवृत्ति किसका होता है? रेडियो तरंगों को। सबसे ज्यादा आवृत्ति, और जिसमें आवृत्ति ज्यादा उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक। समझ आ पा रहा है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों का होता है। समझ आ पा रहा है? तो देखो, आवृत्ति परिसर धीरे से देखो,
सबसे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे आवृत्ति परिसर क्या होते जाएगा, कम। तो आवृत्ति परिसर कम होते होते जब हमारा आ जाता है यहाँ पास मुख्य रूप से आवृत्ति परिसर क्या होते होते, जल्दी बताओ, कम होते होते, जैसे जैसे कम होते जाएगा तो हमको वह प्रकाश की किरणें दिखने लगता है। मतलब जो किरण को हम देख सकते हैं वो दृश्य प्रकाश है, जो हमको नहीं दिख रहा है तो गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट। और अगर आवृत्ति परिसर फिर अगर नीचे अपन कम कर जाएंगे तो और भी हमको नहीं दिखेगा वो। तो हमको केवल कौन सा प्रकाश की तरंग दिखती है, विजुअल किरण है, और इसी से कोई वस्तु हमको दिखाई देता है। समझ आ पा रहा है। लेकिन सूर्य की किरणों में ये सब पूरी तरंगे होती है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं क्या, नहीं। हम केवल किसको देख सकते हैं, जो दृश्य प्रकाश है वही हमको दिखाई देता है, जिससे कोई वस्तु हमको दिखती है। आया बात समझ में, हाँ है ना। अब इन्हीं सभी किरणों का एक एक डिटेल देखते जाएंगे, गामा किरणों के बारे में और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये सब हम इसमें धीरे धीरे देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबका, आगे बढ़ूं, चलो। तो अब अध्ययन किसका करेंगे आप, गामा किरण के बारे में, कि गामा किरण को लेके क्या क्या याद रखना है। तो गामा किरण की खोज किसने किया था, बेकुरल ने। किसने किया था, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसका मतलब बेकुरल के स्थान पे और क्या लिखा रहता है, पॉल विलार्ड। क्या लिखा रहता है, पॉल विलार्ड। तो ऑप्शन को देख के आपको समझना है कि क्या है वो, दोनों तो कभी नहीं देगा। या तो आपको क्या देगा जल्दी बताओ, बेकुलर, क्या देगा, बेकुरल, या आपको क्या पूछ सकता है, पॉल विलार्ड। क्योंकि यही दो वैज्ञानिक है जिसने किसके बारे में बताया, गामा किरणों का क्या किया था, खोज। क्लियर यहां तक सबका। चलो, गामा किरणों की देखो क्या सबसे ज्यादा होता है, भेदन क्षमता सबसे अधिक। देखो भेदन क्षमता, आवृत्ति, ऊर्जा सबसे क्या होता है, अधिक। लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम। तरंग दैर्ध्य आप लोगों को बताया था, जैसे कि इस प्रकार से अगर बह रहे हैं तो ये श्रृंग से श्रृंग की दूरी, गर्त से गर्त की दूरी अगर ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा, कम है तो तरंग दैर्ध्य कम। तो यहाँ पास से कौन, ये कौन है जल्दी बताइए, गामा किरणें है, तो इसका एकदम पास पास है ना। तो पास पास है मतलब क्या है, तरंग दैर्ध्य कम है ना। तो बताओ क्या सबसे कम होता है, बताओ गामा किरणों का, तरंग दैर्ध्य एकदम पास पास में है, तो तरंग दैर्ध्य क्या है, कम। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, एकदम दूर दूर वाला है। समझ में आ रहा है, तो तरंग दैर्ध्य इसका सबसे ज्यादा। दोनों में अंतर समझ पाए क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होगा, जल्दी बताओ, उधर का गामा किरण, सबसे ज्यादा रेडियो तरंग, है ना। अच्छा, किसी भी तरंग में ऊर्जा जो होता है वो किसके कारण होता है, तो आवृत्ति की वजह से। किसकी वजह से, आवृत्ति ज्यादा है मतलब उसके पास शक्ति, वो एकदम पावरफुल है। समझ आ पा रहा है। तो फिर देख लो, गामा किरणों की आवृत्ति क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो इसके कारण उसमें क्या क्या क्वालिटी आ गया, भेदन क्षमता, आवृत्ति, ऊर्जा सबसे क्या होता है, ज्यादा, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम। यहां तक क्लियर है। और शरीर के सबसे गहराई तक कौन सा किरण चले जाता है, गामा किरण एकदम गहराई तक जा सकता है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता क्या है, अधिक। किसी चीज को भेद के वो आगे बढ़ सकता है, इतना ज्यादा उसमें पावर है। समझ आ पा रहा है ना। चलो, तो ये हो गया गामा किरणों की विशेषता, यहां तक क्लियर है। और सबसे गहराई तक यही पहुंच सकता है। तो इसका देखो कुछ हम यूज करते ही मतलब समझ आ पा रहा है, क्योंकि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। तो आपको यहां से देखना है कि गामा किरणों का उपयोग किसके इलाज में करते हैं, कैंसर के इलाज में किसका यूज करते हैं, गामा किरण जो होते हैं इस प्रकार से उससे इलाज चलता है। कि कैंसर क्या होता है, कैंसर सिंपल मतलब बायो में आप पढ़ोगे, क्योंकि कोशिकाओं का जब कहीं गुच्छा बन जाता है शरीर में तो उसको किरणों के माध्यम से उसको निष्क्रिय करना पड़ता है। कि गुच्छा लगातार बनते जाता है, कोशिका का अनियंत्रण, अगर मतलब कोशिका पर हमारा नियंत्रण नहीं है और लगातार कोशिका पैदा ही हो रहा है शरीर में, तो उस जगह पर कोशिका का गुच्छा बन जाता है। और उसी जगह, उसी को हम बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं, तो कैंसर, उसी कैंसर क्या समझ पा रहे हो ना, कोशिकाओं का गुच्छा, और गुच्छा लगातार पैदा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं इसमें, कैंसर के उपचार में कौन सा किरण छोड़ेंगे, गामा किरण। तो वो क्या करेगा, जो भी नया कोशिका बढ़ रहा है उसको निष्क्रिय करते जाएगा, और कोशिका जो मर रहा है उसको रोकेगा कुछ समय के लिए। समझ आ रहा है ना। तो कैंसर के उपचार में कौन सा किरण, गामा किरण, क्योंकि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा इसी के पास है ना। और पूछ देगा, जो कौन सा मशीन आपका, एमआरआई मशीन जो होता है, इसमें से भी कौन सी किरणें निकालते हैं,
गामा किरणें, तब अच्छे से पूरा शरीर की जांच हो पाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है पूरा शरीर में, इस मशीन से पता चल जाता है। आया बात समझ में? है ना, क्योंकि गामा किरण सब चीज को बता देगा। है ना। और जो एक्सरे होता है वो केवल इमेज बना सकता है हड्डियों का। क्या बनाता है? हड्डियों का इमेज बनाने तक कौन रहता है? एक्सरे, एक्स किरण। समझ में आ रहा है? लेकिन पूरा अच्छे से परीक्षण करना है पूरे शरीर का, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो गामा किरणों का यूज करते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो और कुछ क्वेश्चन यहां से हम देखें गामा किरण को लेके। तो आपको ध्यान रखना है जो नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है, यहाँ भी कौन से किरणों का यूज किया जाता है? गामा किरणों का यूज किया जाता है। बस इसका ज्यादा कुछ ध्यान मत रखना, एग्जाम में बस सीधा लिख के आएगा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से कौन सा किरण निकलती है, तो गामा किरणें निकलती है। क्या निकलती है? गामा। तो 3 उदाहरण यहां से याद रखना। चलो पहला बताओ कौन सा? कैंसर के उपचार में, दूसरा एमआरआई जो मशीन है उसमें, और तीसरा नाभिकीय अभिक्रियाओं में कौन सी किरणें निकलती है? गामा किरणें निकलती है। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं एक्स किरण। कौन सा किरण? एक्स। सब लाइन से याद रहेगा ना सबको? ये लाइन सबसे ट्रिक से याद रहेगा। ट्रिक एक बार फिर से बताओ जल्दी से। गाय अविजु इंफ्रा मारे, फिर से बोलो। गाय अविजु इंफ्रा मारे। गा से क्या आएगा? गामा किरण। ए से एक्स किरण, ठीक है ना। आ से क्या आएगा? अल्ट्रा। विजु से इंफ्रा, इंफ्रारेड। मा से माइक्रो, और रे से रेडियो। क्लियर है तक सबका? तो अब किसका बारी आएगा? एक्स किरण का। किरण मतलब रे को ही किरण बोलते हैं क्या? तो एक्स रे बोले या एक्स किरण बोले वही है। समझ आ पा रहा है? चलो तो एक्सरे के बारे में देख लो क्या खास बात है। तो एक्सरे का मुख्य काम होता है हड्डियों का क्या बनाना? इमेज। और सबसे ज्यादा चिकित्सा जगत में किसका यूज होता है? एक्स किरण का यूज करते हैं। कौन से किरण का? और एक्स किरण का मुख्य कार्य बताओ क्या होता है? हाथ ऐसे रखिए, एक्स किरण निकल रहा है, बीच में क्या रखेंगे? हाथ उल्टे से तो मिला देंगे हाथ। ऐसे रखूं क्या? जो भी है, तो इसका इमेज बन के दे देगा कहाँ पास क्या फ्रैक्चर आपको दिखा देगा। क्लियर है तक सबका? तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि चिकित्सा जगत में सबसे अधिक उपयोग कौन से किरण का होता है? एक्स किरण का। चिकित्सा जगत में सबसे अधिक उपयोग एक्स किरण का होना है। इसका खोज किसने किया था? रॉन्टजन। किसने किया था? और एक्स किरण का कार्य बता दो। हड्डियों का क्या बनाना? इमेज। किसका इमेज? हड्डियों का। बनवाना है क्या आपका पीछे? उसमें आप पतला दिखोगे क्योंकि हड्डी बस आएगा। जल्दी बताओ। नहीं, आगे बताओ। तो हड्डियों का इमेज कौन से किरण से बनता है? इसका और यूज कर सकते हैं जो एकदम जो ऊंचे मतलब एकदम महंगे महंगे रत्न है, आभूषण है, उनकी दरारों की जांच करना है तो उनसे कौन सा किरणें छोड़ते हैं? एक्स किरण छोड़ेंगे, उससे पता चलेगा दरार है या नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो ये सब चीज हम बता सकते हैं कि रत्न और आभूषण की दरारों की जांच के लिए भी कौन सा किरण यूज में आता है? एक्स किरण आएगा। एक्स किरण का मात्रक होता है यूनिट, और इसका यूनिट होता है रॉन्टजन। क्या होता है? रॉन्टजन ने इसका क्या किया था? खोज। इसलिए एक्स किरण का जो यूनिट या मात्रक क्या बताओगे? रॉन्टजन होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिकित्सा क्षेत्र में जो हड्डियों को जो इमेज बना रहे हैं, तो ये कितने राउंड जन वाला होता है? राउंड जैसे 1 राउंड जन, 2 राउंड जन ऐसा करके आएगा, तो कितना राउंड जन? ये 6 राउंड जन का होता है। कितना? 6 राउंड जन से हम इमेज तैयार कर सकते हैं। इससे कम ना इससे ज्यादा नहीं लेंगे। कितना लेते हैं? 6 राउंड जन इसका होता है। समझ आ पा रहा है? तो एक्स किरण जो होता है या एक्सरे जो होता है, उसका यूनिट बताओ क्या है? बोले क्या बताओगे? रॉन्टजन। यूनिट क्या है? रॉन्टजन। और अलग अलग चीजों में अलग अलग रॉन्टजन को हम बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन जब हम हड्डियों का चित्र बनवाते हैं यहाँ, तो क्या होता है? कितना रॉन्टजन यूज करते हैं? 6 रॉन्टजन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो ये एक्स किरण को लेके इतना याद रखना है। क्लियर है सबका? कल हम लोग आगे कहाँ से पढ़ेंगे? अल्ट्रावायलेट से। कहाँ देखेंगे? अल्ट्रावायलेट के बारे में समझेंगे कि क्या क्या यहाँ से याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना। चलो तो आज यहीं तक पूरा लिख लेना, बाकी इसके आगे कल देखते हैं। ठीक है।